ठीक, तो पहला टाइप हो गया सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब कि सन से जो एनर्जी हम लोग को मिल रहा है उस तरह की एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं सोलर एनर्जी। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, सन करते हैं, सॉरी सन से एनर्जी मिल रहा है। कौन यूज करता है? बहुत सारा प्लांट इसका यूज करता है, हम लोग करते हैं। ठीक है, प्लांट क्या करता है? जनरली प्लांट्स को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और उनको फूड बनाने के काम में लाता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट एनर्जी क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट एनर्जी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसा कोई एनर्जी जो हम लोग कोल को, ऑयल को, गैस को, वुड को बर्न करते हैं, उससे जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिसपे हम लोग को सेंसेशन ऑफ वार्मथ मिलता है, हम लोग को हीट मिलता है ना, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर या फिर हीट हम लोग को मिल सकता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। कोयला को जलाते हैं, लकड़ी को, है ना, लकड़ी, कोयला, उसके बाद गैस, चारकोल, इस तरह कोई भी अगर हम लोग फ्यूल को जलाते हैं, ईंधन जिसको बोलते हैं हिंदी में, किसी भी फ्यूल को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो उस फ्यूल से जो एनर्जी मिलता है हम लोगों को, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। सब तुम लोग जानते हो इस चीज को, हीट एनर्जी नाम से ही समझ में आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लाइट एनर्जी। सो व्हाट इज लाइट एनर्जी? हीट एनर्जी क्या हो गया? कोल, ऑयल, गैस, इन सबको जब हम लोग बर्न कराते हैं तो उससे जो सेंसेशन ऑफ वार्मथ हम लोग को मिलता है, दिस कॉल्ड हीट एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइट एनर्जी। व्हाट इज लाइट एनर्जी? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces in us to senses of light. Definitely लाइट एनर्जी की वजह से ही हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स उसको हम लोग देख पाते हैं। मतलब इट इज enables to, it is used to visualize object around us, or it produces sensation of light. Sun is the natural source of light. Definitely sun is also a natural source of light. Now the next one is chemical energy. So what is chemical energy? As we know, there is always chemical reaction takes place. For example, energy possessed by fossil fuels. Fossil fuels means coal, petroleum, natural gas, also called fuel energy. The food that we can eat has chemical energy stored in it. So there is different kind of chemical energy. The food, ठीक है, the food that we eat, the food that we eat, उसके पास भी chemical energy है. Any chemical reactions take place, it has chemical energy. ठीक है, तो सेल को जो एनर्जी मिलता है, it has chemical energy. So there is a various kinds of chemical energy. The next one is hydro energy. What is hydro energy? हाइड्रो एनर्जी का मतलब होता है वाटर से जो एनर्जी मिलता है। जैसे मान लो फ्लोइंग वाटर है, रिवर है, स्टीम्स है, भाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भाप, स्टीम्स। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, इसके पास भी एनर्जी रहेगा। या फिर एनर्जी यूज्ड इन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए डैम्प हम लोग बनाते हैं, और डैम्प में भी एनर्जी क्या होता है? स्टोर, मतलब डैम्प हम लोग बनाते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब जो एनर्जी से, जो वाटर से मिल रहा है हम लोग को, तो इस तरह की एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? हाइड्रो एनर्जी। इस तरह की एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, so this kind of energy is basically called हाइड्रो एनर्जी। इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रो एनर्जी। अच्छा, इसके बाद कौन सा एनर्जी है? इसके बाद है विंड एनर्जी। ये सब देखो फॉर्म है, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल को, जिसको हम लोग मैकेनिकल बोलते हैं कलेक्टिवली, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो विंड एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। मूविंग एयर से जो भी एनर्जी मिलता है, इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? विंड एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी मूविंग एयर से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है ओशियन थर्मल एनर्जी। क्या होता है? ओटीएल बोलते हैं। इसका मतलब क्या? सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन ओशन इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो सोलर एनर्जी होता है वो ओशन में स्टोर होता है। ठीक है, समुद्र में, सी में। तो ओशन में स्टोर होता है सनलाइट और द सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी, एज द नेम सजेस्ट। ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन का मतलब ओशियन पे जो हीट एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल। तो डेफिनेटली जब ओशियन पे हीट स्टोर हो रहा है तो उसको ओशियन थर्मल बोल रहे हैं। जियोथर्मल मतलब इट इज द हीट ऑफ द अर्थ एंड इट इज फाउंड विद इन द रॉक फॉर्मेशंस। तो जो अर्थ का रॉक में जो हीट है, स्टोर है, यानी कि मान लो कि ऐसा एनर्जी जो अर्थ पे मिल रहा है हम लोग को, कहाँ पे? अर्थ के रॉक्स पे, फॉर्मेशंस पे, या फिर जो फ्लूइड है रॉक के अंदर, उस पे,
उस तरह की एनर्जी को बोलते हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल समझ में आ रहा है? हीट, जो अर्थ है उसके हीट की वजह से डेवलप हो रहा है रॉक पे, उन सब एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं जियोथर्मल्स। द अर्थ फाउंड विद इन द रॉक एंड फॉर्मेशंस एंड द फ्लूइड हेल्ड विद इन द दोज ऑफ द फॉर्मेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर बायोमास। So what is biomass? Biomass is, it is the energy obtained from the biomass. Biomass मतलब living matter और its residues. Residues जो होता है, जैसे हम लोग सपोज काउ डंक लेते हैं, है ना, या फिर इस तरह काउ डंक लेते हैं, या फिर लिविंग मैटर्स का जो रेसिड्यूज होता है, उन सब से जो हम लोग एनर्जी फॉर्म करते हैं, दिस आर कॉल्ड बायोमास एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइडल एनर्जी। व्हाट इज टाइडल? इट इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द राइजिंग एंड फॉलिंग ओशियंस टाइड्स। जो समुद्र का जो लहर होता है ना, जिसको हम लोग समुद्री लहर बोलते हैं, टाइड्स, ठीक है, तो ओशियन टाइड जब राइज करता है या फॉल करता है, उससे जब हम लोग एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, है ना, दिस इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। और तुम लोग सभी लोग जानते हो साउंड एनर्जी के बारे में, 9 क्लास में, सॉरी 8 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े हो, और 9 में फिर से पढ़ोगे। तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज प्रोसेस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करना शुरू करता है, और यही वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करता है। और साउंड बेसिकली हम लोग को सेंसेशन ऑफ हियरिंग में हेल्प करता है। मतलब वी कैन ऑलवेज, क्या करेंगे हम लोग, सुन सकेंगे, मतलब ऐसा कोई एनर्जी जो हम लोग को हियरिंग पे हेल्प करे। बोलो सभी को क्लियर है? 11 फॉर्म जो बताएं, हाँ ना बोलो कुछ। यस यस आ गया समझ में? ओके, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल, हाइड्रो एनर्जी, विंड, ओशन थर्मल, जियोथर्मल, बायोमास, टाइडल एंड साउंड। सो ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके बारे में हमको नहीं जानना है। हम लोग को बेसिकली मैकेनिकल के बारे में जानना है। मैकेनिकल में ही काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा, आगे और भी बहुत सारा टाइप है। देखो इधर कौन कौन सा टाइप है। इसके बाद आता है मैकेनिकल, जिसको इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। मैकेनिकल में काइनेटिक भी आएगा, पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल भी आएगा। तो पहले क्लास में डिस्कस किए थे, प्रीवियस क्लास में, कि एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोशन, कॉन्फ़िगरेशन और मोशन। अगर मोशन से हम लोग ले तो काइनेटिक मिलेगा, है ना। अगर हम लोग मोशन से ले तो वी गेट काइनेटिक, और अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन से ले या पोजीशन से ले, सो वी गेट पोटेंशियल। एनर्जी पोजेस बाय पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, लोग लिखे थे पिछले क्लास में, इसको देखे थे, उसको पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर मोशन के रिलेटेड लेंगे तो काइनेटिक बोलेंगे, और दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, मैकेनिकल एनर्जी। जब भी तुम लोग बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताओ, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब समझ लेना, ये कॉम्बिनेशन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का, ठीक है। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी as well as potential energy, and collectively it is called mechanical energy. मैकेनिकल का मतलब जब भी तुम समझोगे, इसका एक ही मीनिंग निकालना कि जब भी मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो कलेक्टिवली कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसी को कलेक्टिवली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी पोजेस बाय चार्ज, है ना, चार्जेस से जो एनर्जी आता है, अब वो चार्ज मोशन पे भी रह सकता है और चार्ज रेस्ट पे भी रह सकता है। यदि वो चार्ज मोशन पे रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, अगर चार्ज रेस्ट पे रहता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी possessed by always what kind of bodies? It is a possessed by the charge bodies, always possessed by the charge bodies, electric charge bodies, either charge or rest or in motion. So the next one is magnetic energy. Check. What is magnetic energy? It is the energy possessed by magnetized body. Example, magnet. मतलब if we get any kind of energy from the magnet, then we call it magnetic energy, or simply the energy possessed by a magnet is called magnetic energy. ठीक। सो बहुत ही सिंपल है, इसका सब मतलब बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो हम लोग सारा बेसिक नॉलेज को डिस्कस यहाँ पे किए हैं, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं, अच्छा अभी बात करते हैं हम लोग इसके बाद
मैग्नेटिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मतलब समझ लो कि जैसे जनरल नेम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी है और मैग्नेटिक चार्ज भी है। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या क्या है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज भी तुमको दिख रहा है और मैग्नेटिक चार्ज भी दिख रहा है। इसी को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग के पास मैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, और लास्ट वन इज न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या होगा, एनर्जी पोजेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड फिजन। देखो जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, मान लो जैसे कि सन के अंदर होता है ना न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आइदर फिजन होगा, आइदर हेवी न्यूक्लियर कंबाइन करेगा, या फिर लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करेगा, या फिर हेवियर न्यूक्लियर ब्रेक करेगा। तो एक तरह का एनर्जी इसमें रिएक्शंस होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी पोजेस करेगा फिजन फ्यूजन में, उस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। उस तरह की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो देयर आर बेसिकली 16 टाइप ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस किए, सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे बेसिक डेफिनेशन सब। लेकिन इस चैप्टर में वो डील करना है इसके बारे में, कौन सा एनर्जी के बारे में, ये मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर पे डील करना है। मतलब व्हाट इज काइनेटिक, व्हाट इज पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को है? बताओ। नहीं डाउट है, ठीक, कुछ पूछना है तो बोलो। कोई सवाल तुम लोग से कुछ है तो बोलो। सर जियोथर्मल एनर्जी क्या था? देखो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है, जैसे मान लो कि अर्थ है, अर्थ एक बहुत जाइंट टाइप का, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, मान लो कि हम लोग रहते हैं तो एक जाइंट टाइप का एक बहुत बड़ा स्पेस है। तो इस जाइंट स्पेस के पास, अर्थ के पास बेसिकली क्या होता है, बहुत सारा अर्थ में के अंदर क्या होता है, रॉक्स होता है, माउंटेन्स होता है ना, रॉक्स फॉर्मेशंस होता है। या फिर तुम बोल सकते हो कि जो अर्थ का जो कोर होता है, सेंट्रल कोर, उसमें कुछ फ्लूइड फ्लो करता है, जो फ्लूइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ इज बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। तो बेसिकली अर्थ के अंदर जो रॉक फॉर्मेशंस होता है, जो फ्लूइड्स होता है, ठीक है, फ्लूइड फॉर्मेशन होता है, इन सब में कुछ हीट होता है। यही जो हीट होता है ना, ये एनर्जी के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। मतलब एक लाइन में तुम ऐसे बोलोगे कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द अर्थ, एनर्जी पोजेस्ड बाय द अर्थ, ऐसे बोल सकते हो। एंड इट बेसिकली इट फाउंड विद इन द रॉक फॉर्मेशंस एंड द फ्लूइड हेल्ड विद इन दोस फॉर्मेशंस। जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब मॉल्टन स्टेट में फ्लूइड रहता है कुछ कुछ, है ना, जो कि बहुत सारा उसमें एलिमेंट्स रहता है, बहुत सारा मेटल्स रहता है, तो आयंस रहता है, तो ये सब फ्लो करते रहता है। इसके अलावा माउंटेन्स रहता है, रॉक्स रहता है, तो इन सब की वजह से जो एनर्जी मिलता है, जो हीट, वो उसको हम लोग बोलेंगे जियोथर्मल। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बोलो, पूछो आराम से, कोई भी डाउट है तो आराम से पूछो, इसको सीखना है। देखो ठीक है, कुछ मतलब कोई भी सवाल रहेगा तो पूछना जरूर, ताकि तुम लोग अच्छे से याद हो जाए अभी, और जाके घर में क्वेश्चंस बनाओगे तो सब बनता रहे एकदम फटाफट। तो आराम से स्कूल के एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा और बढ़िया से सीख जाओगे पूरा चैप्टर। बोलो, कोई डाउट है किसी को? नहीं? आगे बताए, बोलो। यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हम लोग डिटेल्स में देखते हैं व्हाट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये तुम लोग का बुकलेट सही नहीं है, बहुत अच्छा बुकलेट है, हम देखें उस दिन सर ग्रुप में भेजे थे, काफी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। और तुम लोग को हम इससे होमवर्क रेगुलर देंगे अब से, ताकि तुम लोग घर में इसको बनाओ, और सब लोग प्लीज होमवर्क सॉल्व करना, तुम लोग का बेनिफिट के लिए है। जितना होमवर्क सॉल्व करोगे, जितना क्वेश्चंस बनाओगे, उतना तुम्हारा अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और तुमको किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होगा एग्जाम के टाइम में, अभी अगर थोड़ा मेहनत कर लोगे तो। ठीक है, तो सर आज आराम भी से। होमवर्क आएगा? बोलो। आज भी होमवर्क आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनाना है क्या? नहीं सर, पूछ रहे थे, चेक ऐसे करते नहीं है टेलीग्राम। टेलीग्राम चेक कर लेना, ग्रुप में भेज देंगे, ठीक।
देखो ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे हम, जितना पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड 20-30 क्वेश्चन डेली देंगे, उतना भी तुम बना लोगे। और उसको बनाने में 1 घंटा बस लगेगा, 1 आवर मैक्सिमम, 1 से 1.5 आवर लगेगा। तो यदि सब बच्चे ध्यान से उसको बना लोगे तो तुम लोग के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि एक तो अभी से प्रिपरेशन हो जाएगा टॉपिक का, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, और एग्जाम के टाइम के पहले अच्छे से हो जाएगा पूरा प्रिपरेशन, तो तुम लोग का फुल मार्क्स आ जाएगा एकदम। ठीक है, पूरी तरह से एग्जाम में फुल मार्क्स आएगा फिजिक्स में, बाकी सब्जेक्ट में भी आएगा। तो सब में अगर इस तरह तुम लोग पढ़ोगे डेली तो चलो सर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, हमसे पूछो जो भी डाउट होगा। ठीक, ऐसे न्यूमेरिकल्स तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, क्यों प्रॉब्लम आता है? सर मेरे को हल्का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आता है तो उससे डरना नहीं है। न्यूमेरिकल नहीं, देखो अगर तुमको थ्योरी क्लियर हो जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने प्रॉब्लम आता है तो न्यूमेरिकल डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए हम तुम लोग होमवर्क दे देंगे, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछना। और हम क्लास में, आज की क्लास के बाद, आज तो लगभग थ्योरी पर पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद वाले क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराएंगे, एक क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल। एक तो तुम लोग का डाउट डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स होगा किसी को आज क्वेश्चन देने के बाद उसका डिस्कशन पहले करेंगे, और फिर अपने से हम बहुत सारा न्यूमेरिकल वर्क से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैसे न्यूमेरिकल को अच्छा करोगे इसका एक ही मतलब वे है अच्छा करने का, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके उतना कैलकुलेशन अच्छा होगा, उतना तुम गलती कम करोगे। उसका एक ही उपाय है, हर चैप्टर का फॉर्मूला लिखो, कंसेप्ट समझो, और डेली कम से कम 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 20 न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व करो। 9 क्लास में 4-5 बस चैप्टर है फिजिक्स में, हम लोग ऑलमोस्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं, और 2 बचेगा, फिर पूरा साल तुम्हारे पास बचेगा। उसमें तुम अगर डेली 1-1 घंटा भी पढ़ोगे ना, 1-1 आवर करके पढ़ोगे, 1.5 घंटा पढ़ोगे फिजिक्स को, तब भी बहुत अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बहुत अच्छे से। अगर 1 घंटा भी ध्यान देते हो तो मतलब 1 आवर बस देना है ध्यान डेली फिजिक्स में, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखो ऐसे जो नेम सजेस्ट करता है काइनेटिक, तो काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, है ना, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल होता है वर्क करने के लिए, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वर्क करने का जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब ऊर्जा हिंदी में। ठीक है, so the capacity to do work is called energy, or the capacity to doing work is called energy. So basically there are different kind of energy as we discussed earlier, but the main energy is the mechanical energy, जिस चैप्टर में लोग ध्यान देना है। तो what is mechanical? Mechanical is nothing but the combination of kinetic plus potential. What is kinetic? If the energy possessed by the moving body, मतलब जो बॉडी मोशन पे है उसकी वजह से जो एनर्जी मिल रहा है हम लोग को, उसी को तो बोलते हैं काइनेटिक। और जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ले रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लो हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, कोई कार चल रहा है, कोई ट्रेन चल रहा है, सब में काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। एक पानी जो है वाटर वो फ्लो कर रहा है, स्टोर नहीं है, फ्लो कर रहा है, नदी है ना, रिवर। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग थ्रो कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी पे है। सो बेसिकली व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? A moving body is capable of doing work because of its motion. Any kind of moving body can do work because its motion. अपने मोशन की वजह से कोई भी तरह का बॉडी, है ना, मोशन की वजह से क्या हो सकता है? वर्क कर सकता है। Hence we say that the object has the kinetic energy. इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड से किससे आया है? काइनेटिकोस से आया है। ठीक है, काइनेटिकोस, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, ये ग्रीक वर्ड काइनेटिकोस से आया है। इसका मतलब होता है टू मूव। इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेटिकोस which means to move. Hence kinetic energy always due to the motion. इस बात को याद रखना, इस बात को बस याद रखना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ड्यू टू मोशन। समझ में आ गया?
तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा ही आएगा। काइनेटिक एनर्जी आएगा मतलब वर्क डन भी करेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये हम डेफिनेशन पिछले क्लास में भी लिखा दिए थे। तो इसका डेफिनेशन हो गया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर रुक गया तो एनर्जी जीरो हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी रहेगा तभी काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक, और क्या बोला जा रहा है? और बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये बोला जा रहा है, ये वाला बात को ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा सर्टेन वेलोसिटी के इक्वल वर्क डन, मतलब कुछ वेलोसिटी रहेगा तभी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, और वो हमेशा वर्क डन की रिक्वायर होगा। मतलब जितना तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी उतना ही वर्क डन भी वो करेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिराइव करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल डेरिवेशन है जो कि क्लास 9 में 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन डेरिवेशन। चलो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तुम लोगों को सब याद हो गया, हो जा रहा होगा, एक बार घर पे रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो एग्जाम्पल याद रखना, जैसे बॉल को रोल करा रहे हो, बुलेट को फायर कर रहे हो गन से, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है, या फिर वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे हम लोग बोले व्हील टरबाइन, कोई व्हील घूम रहा है, फास्ट विंड मूव कर रहा है, बोट फास्ट कोई विंड मूव कर रहा है, कैन सेट अ बोट इन मोशन, मूविंग हैमर एज ड्राइव टेल इनटू अ वॉल अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल, फॉलिंग बॉडी, every kind of bodies which are in basically motion. Boy, example of the boy run कर रहा है, कोई boy, है ना। तो any kind of examples basically जहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन पे होगा, वो सारा एग्जाम्पल को हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लोग उस चीज को बोल सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सारा एग्जाम्पल क्या होगा? ये सारा एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को समझो, देखो ध्यान देना, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स की डेरिवेशन में आता है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, हम फिर बता दे रहे हैं क्या करना है। देखो मान लो, देखो यहाँ ध्यान से, डायग्राम साइड में बनाते छोटा सा, ठीक, देखो सब लोग, ऐसे चलाइए क्या? बात करता हूँ। देखो मान लो कि ऐसा कोई एक डायग्राम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक छोटा सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बॉडी हो गया, और इसका हम लोग कुछ मास लेते हैं। इसका मास कितना लेंगे? सपोज इसका मास हम लोग लेते हैं m, हम लोग m इसका मास ले लिए, ठीक, और ये बॉडी मूव कर रहा है कोई वेलोसिटी v के साथ। सपोज इट मूविंग विद वेलोसिटी u के साथ, मान लो u के साथ, है ना। ये एक इनिशियल वेलोसिटी है, समझ आ रहा है? ये एक इनिशियल वेलोसिटी है। अब क्या हो जाएगा? कुछ देर के बाद ये बॉडी यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। डेफिनेटली बॉडी अगर मूव करेगा कुछ देर के बाद बॉडी यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उस समय इस बॉडी का वेलोसिटी जो होगा वो, सपोज उस समय इस बॉडी का जो वेलोसिटी वो कितना हो गया, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं v हो गया, ठीक है। उस समय का वेलोसिटी को हम लोग लेते हैं सपोज v, तो ये वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया, है ना। सो दिस वेलोसिटी इज v। तो पहले वेलोसिटी u था, बाद में वेलोसिटी v हो गया, और मास कितना m है, समझ रहे हो ना। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, m इज द मास ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे तुम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसको मूव कराने के लिए हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ता ही है ना। तो यहाँ पे तुमने एक फोर्स भी लगा दिया, सपोज मान लो, तो तभी तो बॉडी मूव करेगा, एक्सीलरेट करेगा, वर्क डन होगा, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, एक फोर्स तुम यहाँ पे लगाए हो, एक सेकंड रुको, यहाँ पे तुम एक फोर्स लगाए हो सपोज, हाँ एक फोर्स लगा दियो, कौन सा फोर्स? एफ फोर्स, एनी काइंड ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड एफ, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। तो क्या क्या बोले, ध्यान से सुनो,
एक बॉडी है, बॉडी का मास है m, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, शुरुआत का वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलते रहेगा क्योंकि बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। कुछ देर के बाद का वेलोसिटी हो गया v, और तुम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हो F। ठीक, समझ रहे हो ना? तो बॉडी क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, है ना? ये बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी बोलो तुम इसको, ये क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा। सपोज इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोल दिए s। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज s। तो तुम अगर यहाँ पे तुमको बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा, तो तुम आसानी से एक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो। क्या मोशन का यूज होता है यहाँ पे, देखो तुम लिखोगे ना एक इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर, तुमको सिखाया है पहले, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक, ये लिखोगे। v स्क्वायर मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम as, है ना, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इस इक्वेशन को यूज करोगे क्योंकि s तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, v फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी है। तो यदि तुमको यहाँ से s निकालना है तो s को क्या लिखोगे, s को लिख दोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। देख लो सभी लोग एक बार, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है, उसका फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या लगा देंगे हम लोग, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ पे a क्या एक्सीलरेशन है। तो लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, यदि हम लोग वर्क डन का बात करेंगे तो ये तो s डिस्प्लेसमेंट हो गया। हम लोग अगर वर्क डन का बात करेंगे तो वर्क डन क्या सिखाए हैं, सुनो वर्क डन क्या सिखाए हैं। वर्क डन का मतलब बताए हैं कि वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू क्या, बोलो, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स तो तुम यहाँ पे F लिख दोगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हम लोग के पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। देखो कितना सिंपल है। ठीक, वर्क डन हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब देखो न्यूटन का तुमने सेकेंड लॉ पढ़ा कुछ दिन पहले, तुम लोग को पढ़ाए थे न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा आवाज आ रहा है ना, नेटवर्क शो नहीं कर रहा यस था, सर। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से तुम लोग इस बात को भी जानते हो कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना? तो यदि तुम यहाँ पे वर्क डन को लिखोगे तो क्या लिख दोगे, मास इनटू एक्सीलरेशन और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, है कि नहीं? इस फोर्स का वैल्यू पुट कर दिए तुम, क्योंकि हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं फोर्स का वैल्यू, और वर्क डन को हम लोग इतना लिख दिए। ठीक है, सो हम लोग का वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन हम लोग आ गया W इक्वल टू एम ए v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ से a और a कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो रिजल्ट आएगा W इक्वल टू 1/2 m, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही तो हो गया एनर्जी हम लोग का। इसी वर्क डन को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, मतलब यही मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो जो स्टोर नहीं बोलेंगे, यही मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन है उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे कैसे एक्सप्रेशन आएगा। तो यदि मान लो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं, है ना, और हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कितना लिए थे, 0 लिए थे, मान लो 0 ले रहे हैं, लेट, शुरुआत में वेलोसिटी 0 था, तो ये एक्सप्रेशन अपने पास क्या आ जाएगा, ये हम लोग के पास आ जाएगा W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यही होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना? यही वर्क डन हो जाएगा किस फॉर्म में, यही वर्क डन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि k इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। बस यही तो है डेरिवेशन। ठीक है, इतना सिंपल डेरिवेशन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा।
और इससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल मिलेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन है। बस इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है, क्या बोला गया, क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और एक परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, और v इसका फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो एक्सप्रेशन लगा दिए हम लोग ये वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू 2as। सबको पता है, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। ये लगा दिए, यहाँ से हम लोग s निकाल दिए, और वर्क डन क्या होता है, w इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखते हैं, मास फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बस वैल्यू को रख दिए, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 आ गया, तो w इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर आ गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे तो w इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे, यही वर्क डन को, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे और वर्क डन कर रहा है तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो क्या किसी कोई डाउट इस पे? नो सभी को समझ में आ गया? बोलो कोई डेविएशन यस प्रॉब्लम, सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है ना? तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। अगर यू 0 रहेगा सीधा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग पढ़ लिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग थियोरेटिकल पार्ट सारा डिस्कस कर लेंगे, और अगला क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग होमवर्क देख लेना ग्रुप में, आज जो देंगे होमवर्क करना, सब लोग ट्राई करना घर जाके, हम पेज नंबर बता देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग कर लिए काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके पहले थोड़ा पोटेंशियल देख लेते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट बोलेंगे तो क्या होगा, वही होगा जूल। ठीक है, जो वर्क डन का होता है। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा, कोई डिफाइन करो तो, सिखाएं हम, बताओ। The energy stored in the body एनर्जी by स्टोर्ड इन the द बॉडी, ठीक ठीक से बोलो। energy stored in a body by the virtue of the position, size, shape, वेरी गुड, etc. ऐसे बोल सकते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन की वजह से। ठीक है, सही बताए हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशन या अगर हम लोग पोजीशन की वजह से ले, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मान लो कि हम लोग कोई स्प्रिंग लेते हैं, है ना, कोई स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, क्या सिखाए थे, गुलेल का एग्जांपल दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एरो का एग्जांपल दिए थे, बो और एरो। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पिछले क्लास में भी डेफिनेशन डिस्कस किए थे, स्ट्रेच बो, स्ट्रेच रबर, वुंड स्प्रिंग, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना अच्छे से, और एग्जांपल को याद रखना। चलो इस चीज को हम लोग समझते हैं अच्छे से कि बेसिकली क्या होता है। एक सेकंड को, हम लोग पोटेंशियल को भी समझते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा,
देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये बुकलेट तुम लोग पास घर में तो होगा ही, और इसका पीडीएफ भी है, तो अगर किसी को नहीं तो पीडीएफ से देख लेना एक बार, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, हम इसको समझा देते पूरा। बस को नोट डाउन करना, प्रॉपर वर्ड सबको, प्रॉपर जो डेफिनेशन सब डेरिवेशन सब बोल रहे हैं उसको कॉपी नोट डाउन करना घर में जाके, मतलब घर में क्लास के बाद, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल क्या होता है, सुनो। जैसे बोले थे ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसको मेजर करते कितना वर्क डन ऑब्जेक्ट पे स्टोर है, या उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। तो अगर मान लो हम लोग कोई स्टैंडर्ड पोजीशन मानते हैं, वहां पे पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं, और वहां से पोटेंशियल को मेजर करेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मास को हम लोग और वेलोसिटी पे डिपेंड होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। फिर ऐसा बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m कन्वर्ट्स इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। क्योंकि देखो यहाँ पे एक बॉडी है, मास m है इसका, ये v वेलोसिटी से गया, यहाँ पे देखो ध्यान से सब लोग इस डायग्राम पे, एक बॉडी है उसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जाके एक स्प्रिंग पे हिट किया। अब इसका तो एनर्जी हाफ mv² था, लेकिन जैसे यहाँ पे हिट कर गया इस बॉडी पे, ठीक है, जैसे इस बॉडी पे हिट कर गया, इसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गया किस पे, वो कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ एग्जांपल है, जैसे मान लो हम लोग बोले हैं टेक अ वुडन लैमिना एंड नेल अ हैमर, पोजीशन द नेल द लैमिना विद इट्स पॉइंटेड साइड ऑन द लैमिना। तो कुछ कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे एनर्जी कितना स्टोर हुआ, हम लोग जैसे क्या करेंगे, हम लोग जितना ऑब्जेक्ट को रेस करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग एक वुडन लैमिना लेते हैं, उस पर एक नेल लगाते हैं, नेल है ना, स्टील का नेल लगाते हैं, और एक लकड़ी का एक प्लैंक पे हम लोग एक हथौड़ा से, हैमर से इस नेल को यहाँ पे देखो हिट कर रहे हैं, ठीक है। इस नेल से यहाँ पे हम लोग ऐसे हिट कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस एग्जांपल में क्या बोला गया, द पोजीशन ऑफ द हैमर एट सम हाइट जस्ट अबव द टॉप ऑफ द नेल। तो हैमर का जो पोजीशन है वो टॉप ऑफ द नेल के से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब टॉप ऑफ द नेल पे हम लोग हिट कर रहे हैं ऐसे। ड्रॉप द हैमर एंड लेट इट स्लाइटली, ड्रॉप द हैमर, ठीक है, एंड लेट इट स्ट्राइक ऑन द टॉप ऑफ द नेल। उसको ड्रॉप कर दिया हैमर को, मतलब फेंक दिया टॉप ऑफ द नेल पे। हम लोग क्या देखेंगे, द नेल पियर्स स्लाइटली, स्लाइटली पियर्स हो जाएगा इनटू द लैमिना, लैमिना में स्लाइटली पियर्स होगा। अगेन अगर हम लोग पोजीशन ऑफ द हैमर को ग्रेटर हाइट पे कर दे, तो देखेंगे कि नेल जो होगा वो और ज्यादा पियर्स करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली तुम जितना ऊपर से हथौड़ा को फेंकोगे उतना ही नीचे नेल, उतना ही नीचे डीप में नेल जो होगा वो पियर्स करेगा। इसका मतलब क्या होगा, हायर द हाइट, जितना हाइट ज्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस शोज मोर यू रेज द ऑब्जेक्ट, ये क्या शो करता है, देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, दिस शोज दैट मोर यू रेज द ऑब्जेक्ट मोर इज द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, मोर इज द वर्क इट कैन डू। जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा और उतना ही ज्यादा वर्क होगा, ठीक है। समझ में आ गया। बोलो इस एग्जांपल में किसी को डाउट है, बोलो कोई भी डाउट है इस एग्जांपल में किसी को। नो सर। जैसे मान लो एग्जांपल तुम लोग देते हैं, ठीक, जैसे मान लो कि एक पानी है रखा हुआ एक बाल्टी में, एक बकेट में, और हम लोग एक पत्थर लिए हैं, पत्थर को एक बार हम लोग कम हाइट से फेंके उस पानी पे, तो देखेंगे कि पत्थर गया है ना, पानी का आवाज किया पानी में, और एक ड्रॉप टाइप, मतलब पानी के आसपास एक लेयर टाइप का बना है ना, एक इस तरह का विस्कस टाइप का बना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, टाइट टाइट टाइप का हल्का सा बना पानी के पास, टाइट तो नहीं बोलेंगे, समझ लो क्या बोल रहे हैं। तो अगर उसको ऊपर से फेंकेंगे तो देखेंगे कि हम लोग
वहाँ पे जो ये लेयर बन रहा है पानी का, ऐसे एग्जाम्पल को हम इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे एक बकेट है और इसके अंदर तुमने ऐसे पूरा पानी भर दिया इसको, है ना, ऐसे पानी भर दिया, और यहाँ पे क्या करते हो, एक पत्थर को ऐसे इसमें जस्ट फेंक रहे हो। तो एक बार जब पहली बार फेंकोगे तो पानी में देखना ऐसा कुछ कुछ पानी के आसपास ऐसा लेयर बन, ऐसा सर्कुलर टाइप का ऐसे एनसर्कस बनेगा। और ज्यादा तुम हाइट पे फेंकोगे ना पत्थर को, एनसर्कस और ज्यादा बनेगा, ज्यादा एनसर्कस बनेगा, ठीक है, क्योंकि तुम ज्यादा वर्क डन कर रहे हो। जितना हाइट को बढ़ाओगे उतना वर्क डन होगा, ठीक है, उतना वर्क डन होगा। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा, और एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशन क्या होता है कि हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उस पर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसका एक्सप्रेशन भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे, पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, बार बार एक ही डेफिनेशन है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज ऑफ शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल क्या हो गया, एरो हो गया, ये वाला एग्जांपल, गुलेल हो गया, है ना, गुलेल जो गांव में बच्चा लोग पत्थर इसमें फंसा के और मतलब पेड़ से कुछ फल तोड़ने के लिए या फिर ऐसे ही खेलने के लिए यूज करता है। और तीर धनुष देखे हो, एरो और वो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नोट में क्या दिया गया, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर तुमसे पूछे तुम डिफाइन करो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो तुम बोलोगे एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये 9 क्लास में एग्जाम में आता है, मतलब 2 नंबर में 1 नंबर मार्क्स में, डिफाइन कीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इसका एग्जांपल दे देना, स्ट्रेच्ड ब्रो, है ना, स्ट्रेच्ड बो हो गया, स्ट्रेच रबर बैंड हो गया, रबर बैंड मतलब यही, है ना, या फिर वुंड स्प्रिंग हो गया। दिस ऑल आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और ये सब क्या होता है, बिकॉज चेंज इन शेप, अब स्ट्रेच कर रहे तो उसका शेप चेंज हो रहा है, तो सभी अपने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे पोजेस करता है। चलो अब तुम लोग से पूछते हैं, बहुत देर से हम बोल रहे हैं, तो तुम लोग से कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं। बस 5 मिनट पूछेंगे, उसके फिर आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो तुम लोग से पूछते हैं, बताओ उज्जवल, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव किया हम लोग। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी। अच्छा, उसका डेरिवेशन कैसे आया, डिराइव कैसे करेंगे, बस स्टेप बता दो, मतलब क्या किए, कैसे हाफ एम बी स्क्वायर आया। सर बॉडी पे फोर्स लगाए तो फिर सर उसका इनिशियल वेलोसिटी, वो बॉडी आगे मूव किया तो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक, वेरी गुड। फिर सर उसको हम लोग एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से किए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, उससे s का वैल्यू निकाले, ठीक, और फिर वर्क डन में s का वैल्यू इसमें पुट किया, फिर f का ma वैल्यू इसमें पुट किए, वेरी गुड, वेरी गुड, फिर हम लोग सॉल्व कर दिए ना। a कैंसिल आउट। यस सर। वर्क डन आ गया हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक, समझ गया पूरा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देंगे अगर मान लो, तो उस समय हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया, पोटेंशियल भी समझ में आ गया सभी को, बोलो। अच्छा, तुम लोग इसको नोट कॉपी में ना, जो ट्यूशन का जो कॉपी है तुम लोग कोचिंग का, उस कॉपी में नोट्स में लिख लेना सारा बात, पूरा ये सब मतलब पूरा मत नोट डाउन करना, इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ है थ्योरी, बस जो बेसिक डेफिनेशंस हो गया, डायग्राम्स हो गया, डेरिवेशंस हो गया, इन सब चीजों को जरूर नोट डाउन कर लेना घर में। पीडीएफ में तो रहेगा ही, बट तुम लोग अपने लिख लोगे तो एक बार ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल चैप्टर था, बहुत कम थ्योरी है, और बस प्रॉब्लम
करना सिखाएंगे और कुछ तुम लोग होमवर्क देंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल डेरिवेशन, एक बहुत ही सिंपल। देखो सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या बोले थे, कोई ऑब्जेक्ट को अगर तुम ग्रेविटी के पे मूव करा रहे हो, जैसे मान लो क्या बोला गया, एक ब्लॉक है उसका मास m है, तो उसको हम लोग सरफेस पे केप्ट कर दिए। जैसे एक ब्लॉक हो गया मास इसका m, इसको हम लोग सरफेस पे रखे हैं। अब लेट द ब्लॉक बी लिफ्टेड टू अ हाइट h, इसको हम लोग ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, एक हाइट h तक इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। फॉर दैट द फोर्स F इज रिक्वायर्ड व्हिच इज इक्वल टू mg। ऑब्वियसली ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक के नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक वेट लगेगा, उसको बोलते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी। तो लोग फोर्स चैप्टर में पढ़ाई किसके बारे में, ठीक है। तो मास फोर्स इनटू एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी होगा। तो यही जो यहाँ का वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, वर्क डन का वैल्यू होता है W इक्वल टू F इनटू H, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे mg है, फोर्स तो mg ही लग रहा है, और हाइट क्या है h है, डिस्प्लेसमेंट, तो W इक्वल टू mgh के बराबर आएगा। इसी mgh को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, बहुत ही सिंपल, 2 लाइन का बस है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन जो यहाँ दिखाया गया है उस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड करता है मास पे, हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड पे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। बोलो समझ में आ गया, आ गया उज्जवल, समझ में है? यस सर, बोलो यस सर। ओके, समझ गए सभी लोग। तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए है ना, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर लिए, काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन फाइंड कर लिए, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल देख लिए, वर्क डन क्या होता है वो सब देख लिए। ठीक है, तो हम लोग सारा चीज को डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलो तो अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। बस घर में एक बार रिवाइज कर लोगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा तुरंत। जरूर रिवाइज करना क्लास के बाद। अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि कन्वर्शन क्या होता है, जैसे ध्यान दो सभी लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है सुनो। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी पे कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 1 पे क्या, कि वी कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर स्टोर पे, अगर कोई डैम पे पानी स्टोर किया रखता है ना, मान लो कोई डैम है उसमें हम लोग पानी को स्टोर कर दी, तो उस स्टोर पानी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उस स्टोर वाटर को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी उस पे है। और जब उसको फ्लो करा देंगे, मान लो उसी को हम लोग अगर फ्लो करा दे डैम से किसी हाइट से, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को एक टरबाइन पे रोटेट कर दे, टरबाइन को रोटेट घुमाए उस काइनेटिक एनर्जी से किसी टरबाइन को, टरबाइन का मतलब ब्लेड, ऐसे जो ब्लेड सब होता है इस तरह का, है ना, दिस इज कॉल्ड टरबाइंस। तो अगर टरबाइंस को हम लोग घुमाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बेसिकली वी कैन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी, potential to kinetic and kinetic to electrical. So one kind of energy or the one form of energy can be converted into other form of energy. ठीक, इसके बाद है कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल।
सुनो, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, मान लो वेरियस फॉर्म का, जैसे कुछ अप्लायंस होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर को यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए। फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर, ये सब। तो मैकेनिकल मतलब क्या, मोटर, घूम रहा है पंखा, तो घूमने में क्या यूज होता है, मैकेनिकल। अगर कोई चीज घूमता है तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल, मूवेबल है। रोटर, मोटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, दिस ऑल आर रोटेशनल थिंग्स, इसमें मैकेनिकल है ना। तो हम लोग कैसे घूम रहे हैं, जैसे पंखा को चलाएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई देना करना पड़ेगा। हम लोग स्विच देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तभी पंखा रोटेट करता है। यानी कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल मिल रहा है ना। मैकेनिकल से भी इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, जैसे जनरेटर हो गया, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। हम लोग मिक्सर ग्राइंडर चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो ये सब एग्जांपल है ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी का कन्वर्सन। कोई एग्जांपल दे सकते हो, बोलो बोलो तो कोई एग्जांपल इसका। रूम हीटर, क्या, हीटर, हीटर हो गया, आयरन हो गया, है ना। घर में जो भी यूज करते हैं हम लोग डेली अप्लायंस में, बहुत सारे एग्जांपल है। गीजर, टोस्टर, ओवन, हीटर, आयरन, दिस ऑल आर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, किस पे, हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट वन इज हीट एनर्जी टू मैकेनिकल। एग्जांपल दो तो क्या होता है हीट एनर्जी टू मैकेनिकल। सर स्टीम पावर। स्टीम हो गया, वेरी गुड, स्टीम इंजन, हीट यस सर। इंजन। हाँ, इस पे क्या होता है, हीट चेंज करता है मैकेनिकल पे। जैसे हम लोग स्टीम इंजन पे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, कोयला जलाते हैं या फिर कोई ईंधन या कोई फ्यूल को बर्न करके हम लोग पहले स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम से हम लोग गाड़ी को चलाते हैं। तो वो एग्जांपल हो गया क्या, हीट एनर्जी से मैकेनिकल, मतलब हीट को अप्लाई करके किसी चीज को घुमा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वन इज, कोई कोई एग्जांपल जैसे पूछेगा 5 एग्जांपल बताइए, तो बता देना बढ़िया से 5 पॉइंट एग्जांपल के साथ। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतना सोचो, सिंपल चैप्टर है, तो तुम लोग अगर ध्यान से कर लोगे इसको तुरंत हो जाएगा। इसके बाद देखो ये वाला है, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। बोलो एग्जांपल इसका। सर इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फ्लड लाइट हो गया। ठीक है, इस सब में इलेक्ट्रिक एनर्जी की कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। ठीक, सब लोग जानते हो एग्जांपल, हर दिन हम लोग घर में ये सब चीजों को यूज करते हैं। नेक्स्ट बताओ, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। स्पीकर, हम्म, सर स्पीकर, क्या हो जाएगा बोलो। सर स्पीकर, स्पीकर्स, वेरी गुड। स्पीकर्स हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, स्टीरियो लाउड स्पीकर हो गया, है ना। दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टू साउंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज केमिकल टू हीट। बोलो क्या हो जाएगा। जैसे फ्यूल को बर्न करोगे, तो फ्यूल बर्न करने पे केमिकल एनर्जी खर्च होता है, पहले ही बोले, उससे हम लोग को हीट मिलता है, वार्मथ ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल तुमको बताना होगा, एक एग्जांपल इसका भी बता दो, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल। बोलो क्या हो जाएगा। बैटरी है ना, बैटरी, यस सर, बैटरी को चार्ज करती इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, तो ये हम लोग को चेंज होता है केमिकल एनर्जी पे। या फिर इन्वर्टर, घर पे जो यूज करते लाइट जाने से, है ना, इन्वर्टर इन आवर होम डज द सेम थिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज कन्वर्शन साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल। बोलो तो क्या होगा। माइक्रोफोन होता है ना, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता साउंड को इलेक्ट्रिकल पे, हम लोग बोलते हैं, है ना, माइक्रोफोन से, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक, सो दिस इज आल्सो एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल ये वाला।
इसके बाद लास्ट एक है कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। बोलो क्या एग्जांपल होगा? इलेक्ट्रिक cells. सेल होगा इसमें। ठीक, वेरी गुड। इस पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल, इसमें नहीं दिख रहा है ना। न्यूक्लियर पावर हो जाएगा क्या इसमें? हाँ न्यूक्लियर भी होता है, न्यूक्लियर भी बता रहे हैं, न्यूक्लियर में भी होता है। ठीक, न्यूक्लियर इज आल्सो एग्जांपल। ये एग्जांपल हो गया ये वाला हम लोग का, इसका। ठीक है, चलो ठीक है। ये हो गया कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। सारा एग्जांपल देख लिए। एक न्यूक्लियर का भी होता है, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल सोलर सेल। डेफिनेटली सोलर सेल कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट से चार्ज करते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ज करने के बाद हम लोग उससे लाइट जला सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल हो गया केमिकल टू मैकेनिकल। ऑटोमोबाइल में जो केमिकल एनर्जी होता है पेट्रोल का, डीजल का, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी पे, है ना। सीएनजी हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, दिस ऑल आर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। तो इस एग्जांपल को याद रखना कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे फोटोसिंथेसिस जो होता है, लाइट एनर्जी को हम लोग सन से लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है ग्रीन प्लांट, और वो अपना खाना बनाने के लिए उसको यूज करता है, यानी कि उसमें केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। किससे? न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग को लाइट मिलता है, बिजली, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक है, उसमें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को बर्न कराते हैं, उसका यूज करते हैं, मतलब उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं रिएक्शन करा के, रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज करते हैं, और उससे हम लोग को मिल जाता है क्या, उससे हम लोग को मिल जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज आल्सो एग्जांपल्स, ये भी एक तरह का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये सारा जो एग्जांपल्स है ये हम लोग का है एक एक मतलब एनर्जी के एक फॉर्म को हम लोग दूसरे फॉर्म पे बेसिकली क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे सर रहे हैं। इन सब के अलावा भी और कोई कन्वर्जन रहता है? इन सब के अलावा पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल। मतलब तुम इतना जान लो कि हमारे पास जितना एनर्जी होता है, जितना टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट, सन, केमिकल, सोलर, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जितना तरह का एनर्जी है, सब एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। एनर्जी का जो एक फॉर्म है ना, एक जो फॉर्म है एनर्जी का, वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसी दूसरे फॉर्म पे, ये कभी भी वेस्ट में नहीं जाएगा। मतलब एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफरेबल, ये हमेशा ट्रांसफर होता है, कोई भी किसी फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, और बोलो कोई डाउट? यहाँ तक याद रखना ये सब बात, बहुत ही सिंपल चैप्टर, तुम लोग ऐसे ही याद हो जाएगा, थोड़ा घर में पढ़ोगे तो। ठीक, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। एक बार ये सब बातों को ध्यान में रखना दिमाग में, और एक बार रिवाइज कर लेना बस, प्रॉब्लम सॉल्व करना, उससे तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आज हम लोग न्यूमेरिकल नहीं किए इस चैप्टर का, काइनेटिक और पोटेंशियल पे। हम लोग अगला क्लास में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही बनाएंगे। तो आज तुम लोग काम ये रहेगा कि जो होमवर्क देंगे उसको ट्राई करना, उसका क्वेश्चंस को सॉल्व करना और रिवाइज करके आना। अगला क्लास जब होगा, हम लोग अगला वीक में है 9 क्लास, फिर तो अगले वीक में हम लोग सिर्फ इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग का उस दिन 1.5 घंटा हम लोग 1.5 आवर्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब तो उस दिन हम लोग का क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है और वो भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और फिर अगला क्लास में हम लोग नया चैप्टर को शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले यही करोगे कि जरूर इस चैप्टर को घर में पढ़ोगे एक बार, थ्योरी इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आज क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक, चलो थोड़ा सा बाकी है, देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। बस एक चीज बचा हुआ है, लास्ट एक पार्ट, ये वाला। ठीक, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी
और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुनो इस पे क्या बोल रहे हैं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है कि हम लोग पहले सब लोग डिस्कस भी कर चुके इस बात को भी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम और कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ना ही हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेंगे ना ही क्रिएट करेंगे, एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसका एक एग्जांपल है कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया गया है और जिसको काफी अच्छे से समझना है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा, डायग्राम को सब लोग ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखोगे तो एक चीज को तो यहाँ पता लगेगा। देखो यहाँ पे एक बॉल को फेंका जा रहा है कुछ हाइट से, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बॉल का पोजीशन है। शुरुआत में क्या बोला गया, केस क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सम हाइट, मतलब मान लो कि ऐसा कोई बॉल है ना, एक सेकंड रुको, देखो डायग्राम में मान लो यहाँ पे कुछ बॉल ऐसा, अरे क्या हो जा रहा है, ये स्क्रीन बहुत, डायग्राम बहुत ये हो जा रहा है, इसको ठीक से बना देते हैं। देखो इसको ऐसे रखना पड़ेगा टैब को, एक सेकंड। अरे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, अच्छा कोई बात नहीं, नॉर्मल एक ऐसे रफली डायग्राम बना लेते हैं। चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक मान लो बॉल हो गया छोटा सा ऐसा, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप कराते हैं। तो सबसे पहले एक 3 पॉइंट डिसाइड किए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट मतलब जहां से हम ड्रॉप करा रहे हैं, इस पॉइंट पे मान लो ए पॉइंट बोल रहे हैं। तो लेट द बॉल ऑफ मास एम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो एक हाइट एच है, मान लो ग्राउंड से यहाँ का हाइट हो गया एच, ये वाला हाइट हो गया एच, ठीक। बीच में कहीं पे बी पॉइंट होगा और एकदम नीचे फिर सी पॉइंट बोला गया है, ठीक है ना। एकदम नीचे क्या बोला गया, सी पॉइंट। तो पॉइंट ए पे क्या हो जाए, लेट अ बॉल ऑफ मास एम इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, टी है। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जब भी हम तुमको बोलेंगे टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब समझ लेना कि हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को काइनेटिक भी देखना है और पोटेंशियल भी देखना है। तो यहाँ का पोटेंशियल तो mgh हो जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स इस पे क्या लग रहा है, इस बॉल पे हमेशा mg लग रहा है नीचे की तरफ, इसका जो वेट है वही फोर्स लग रहा है वेट, और यहाँ से h हाइट पे है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। लेकिन यहाँ का वेलोसिटी जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे अभी फेंका ही नहीं, फेंकना जब स्टार्ट किए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक यहाँ का जीरो होगा और पोटेंशियल होगा mgh। तो टोटल मिला के एनर्जी होगा कितना, mgh, जीरो प्लस mgh इज इक्वल टू, हम लोग का ये क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, टोटल एनर्जी mgh हो रहा है। अब देखो बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे आते आते मान लो बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। तो हम यहाँ से डायग्राम को फिर बना देते हैं एक बार, ताकि तुम लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो सब लोग ध्यान से एकदम, चलो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। देखो सब लोग, जैसे हम लोग क्या बोले, सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा रुको, ऐसा एक बॉल हो गया, मान लो एक बॉल हो गया,
और ये कोई हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, एक हाइट दिया हुआ है, कोई भी एक हाइट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे कोई एक हाइट है, सपोज एक हाइट हो गया ऐसा ग्राउंड से। इस पॉइंट का नाम हम लोग दिए ए, इस पॉइंट का नाम हम लोग दिए बी, और नीचे आ रहा है ग्राउंड पे तो नाम दिए सी। तो बॉल एक बार यहाँ पे है, यहाँ पहुंचा बी पॉइंट पे और लास्ट में पहुंचेगा सी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इसका टोटल एनर्जी का बात करेंगे हम लोग, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी का, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे प्लस इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट का काइनेटिक है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी 0 है, यहाँ जस्ट चलना शुरू किया इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक 0, लेकिन पोटेंशियल कितना? पूरा हाइट h है, तो पोटेंशियल ग्राउंड से लेंगे तो कितना होगा? mgh। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया mgh, तो टोटल एनर्जी ये वाला हो गया, ठीक है, ए पॉइंट पे। अगर बात करेंगे एट पॉइंट बी पे, तो बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा हम लोग के पास? देखो बी पॉइंट पे मान लो ये बॉल h1 तक ट्रेवल किया, तो देखो तुम लोग एक फॉर्मूला जानते हो, यहाँ पे देखो ध्यान से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2as, ठीक है। तो हम लोग का इनिशियल तो 0 है और इस पॉइंट का वेलोसिटी को v मान लिए, करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh1, h1 हाइट हो गया, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी अपना 0 था और इस पॉइंट का वेलोसिटी को v मान लिए, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2gh1, लिखा हुआ है सब कुछ उसमें। तो v इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर 2gh1, ठीक, 2gh1 हो गया। तो अगर तुम यहाँ का काइनेटिक निकालोगे तो काइनेटिक क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर तुम h1 के वैल्यू को पुट कर दोगे v स्क्वायर के वैल्यू को, तो देखो यहाँ पे भी तुम्हारा वही आएगा, कितना? यहाँ से भी तुम्हारा वही आएगा, कौन सा आएगा? mgh। देखो यहाँ का भी mgh हो गया, तो यानी बी पॉइंट पे भी हम लोग को mgh ही मिला। mgh1 आया, तो ग्राउंड से h माइनस h1 करेंगे तो mgh ही आएगा, और सी पॉइंट पे भी जाते जाते हम लोग का h1 mgh ही आएगा, क्योंकि वहां का हाइट 0 लेकिन पोटेंशियल तो रहेगा, पोटेंशियल 0 लेकिन काइनेटिक तो हाफ एम बी स्क्वायर रहेगा, और फिर v का पुट करोगे तो वहां पे भी mgh मिलेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया कि हर पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व्ड है हर पॉइंट पे, है ना? ये पॉइंट समझ में आ गया हम लोग को। Therefore, total energy at A is equal to total energy B. Thus, energy remains conserved during a free fall. पूरा एनर्जी कंजर्व रहता है फ्री फॉल के टाइम पे, ठीक। बोलो समझ में आ गया? बोलो हाँ ना कुछ। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक क्लास हम लोग का हो गया टाइम। तो अगला क्लास में हम लोग फिर इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आज हम कुछ होमवर्क देंगे, बेसिक क्वेश्चंस, ज्यादा टफ नहीं देंगे। हम पहले बताएंगे न्यूमेरिकल, फिर और टफ इसमें कुछ करेंगे हम लोग। इसका हम पीडीएफ भेज देंगे अभी ग्रुप में। तो आज हम लोग कुछ होमवर्क इसका देंगे, कुछ देर के बाद देखना ध्यान से तुम लोग ग्रुप में, और सब लोग ट्राई करोगे बनाने के लिए। और जितना आज पढ़ाए हैं एक बार बढ़िया से रिवाइज करके आना सभी लोग, ताकि हम लोग अगला क्लास में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सके। और आज जितना भी होमवर्क देंगे सभी को एकदम कंपलसरी है करके लाना, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू।